हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और इसमें भी इतिहास में हम चैप्टर नंबर 12 में पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज हम हमारा दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे आम लोगों द्वारा लड़ी जाने वाली या कही जाने वाली कहानियां। हम यहाँ पे कई सारे चित्र वगैरह, आकृतियां वगैरह देखेंगे, किताबें वगैरह देख रहे हैं, वो हमने देख ली। अब आम लोगों द्वारा बहुत सारी कहानियां रची गई, वो भी हम देखे। हमने कालिदास के बारे में देखा, महाभारत, रामायण, वो सब देखा हमने। महाभारत किसने लिखी बताइए? व्यास। और पुराण भी व्यास ने लिखे। और रामचरितमानस किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी संस्कृत में। तो आम लोगों द्वारा भी कई सारी कहानियां कही जाती थी, वो भी हम देख लेते हैं। तो आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। और इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। बहुत से तो पंचतंत्र की कहानियां भी लिखते थे। जातक कथाओं को अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। जो जातक कथाएं होती है, जते का टेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ये चीजें बताई जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी, तो आप इनमें देखने का प्रयत्न करें। अब इनमें से एक कहानी यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी। उनमें से कुछ कहानियां आपको यहाँ पे देखने को मिली है, चलिए देखते हैं। तो कौन सी कहानी है? बंदर राजा की कहानी देखते हैं, आ जाइए। तो एक बंदर है और एक राजा है, उसकी कहानी है, चलिए देखते हैं। तो एक समय बंदरों का महान राजा हुआ। क्या हुआ कि एक समय था जब क्या हो गया कि बंदर जो है उनका एक महान राजा सामने आया। क्या आया? बंदरों का एक महान राजा सामने आया। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। ठीक है, 80,000 अनुयायी है, उनके साथ रहता था बंदरों का एक महान राजा। अब इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या ये वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमाचल या हिमालय की पहाड़ी पर ले गए कि चलिए देखते हैं कहाँ पे हैं हम, बता देते हैं आपको। तो वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। तो राजा को यह बात बुरी लगी, भाई बंदर क्यों आ रहे हैं, ये सारे आम हमारे हैं। और उसने उन्हें मारने डालने का प्रयास किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। क्या बंदरों क्यों मार रहे हो, मेरी प्रजा है। अब उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें वापस से बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार कर नहीं लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। कौन? राजा। अब राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की। अब बंदर राजा इस तरह से हो रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था अपनी प्रजा को। तो राजा ने ये सब देखा, उसे बंदर में दया आई, बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और उस राजा ने उसे पूरा सम्मान देकर मृत्यु के बाद उसे अच्छी तरह दफन किया। अब मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। देखिए, बंदर राजा ऊपर है, राजा नीचे है। इस तरह के चित्र आपको यहाँ पे देखिए, बंदर ऊपर, राजा नीचे, चित्रों में दिया हुआ है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया, ये हिस्सा क्यों चुना गया? तो ये सब चीजें हुआ करती थी और कहानियां प्रचलित थी। अब आ जाते हैं हम विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। तो विज्ञान की भी कई सारी पुस्तकें थी जो उस समय चला करती थी। तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट यम
आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। तो इसी समय क्या हुआ, आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिख दी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो आर्यभट्ट ने जो विधि निकाली ना, वृत्त की परिधि को नापने की, त्रिज्या को, वो ही विधि आज हम यूज कर रहे हैं, या उसके अलावा जो विधि यूज कर रहे हैं वो भी उससे ही रिलेटेड है, ये आप कह सकते हैं। तो जो आज हम यूज कर रहे हैं वो आर्यभट्ट ने बहुत सालों पहले ही कर लिया। अब आ जाइए शून्य पे। आप जानते हैं आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी, तो चलिए शून्य को देखते हैं। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार कर दिया। अंकों का प्रयोग तो पहले से भी हो रहा था, मगर शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार हुआ। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। ये जो पद्धति है जीरो से, वो अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैली। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, जो भारत से जीरो आया था। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, शून्य का प्रयोग यूरोप में बहुत से लोग करते थे, मगर रोम पहले जो है शून्य का इतना प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे ही गिनती करते थे, जो मुश्किल होती थी उनको, फिर भी वो किया करते थे। अब आ जाते हैं हम अन्यत्र पे। हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम एक अन्यत्र को देख लेते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे, जिनमें से कुछ मैं आपको कराऊंगा और कुछ आपको करने होंगे। तो चलिए, होमवर्क में दिए जाएंगे कुछ। तो कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप ये जो पढ़ रहे हैं बुक, तो बुक में भी कागज ही है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वह कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का ही आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। इसने काई लून ने, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ लिया और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। जो लोग आज भी हाथ से बनाते हैं उससे बनाते हैं। आजकल तो मशीनों में बनते हैं, बट पहले हाथ से बनाते थे। तो कुछ लोग अभी भी हाथ से बनाते हैं गांव के इलाकों में। तो कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था चाइना ने, मगर करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक जैसी पहुंची तो फिर वर्ल्ड में पहुंच गई। इसके तुरंत बाद ये जापान फैल गई। फिर करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, फिर यूरोप से अफ्रीका, और अफ्रीका से फिर एशिया के अन्य भागों में भी ये जो पद्धति है कागज बनाने की वो पहुंच गई। अब इस महाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, तो बगदाद से ही ये सब चीजें हो रही थी, मगर शुरुआत चाइना से हुई, ताइलून में। प्राचीन भारत की पंडुलिपि किस चीज पर तैयार की जाती है ये भी आप देख सकते हैं, तांबे के पत्र पे या फिर कोई पत्ते पे। ठीक, अब आ जाइए अभ्यास। तो इस तरह से चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कुछ अभ्यास कार्य। इसमें कुछ प्रश्न तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सब तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। टीला किसका अर्थ होता है बताइए? स्तंभ का, महल का या स्तूप? बताइए, टीला किसका शाब्दिक अर्थ होता है? मैंने आपको बता रखा है, शुरुआत में बताया था पहले वाले पार्ट में। चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया। सेकंड, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ बना होता है। बिल्कुल, स्तूपों के चारों ओर एक पथ बना होता है। कैसा होता है? वर्गाकार, वृत्ताकार या अंडाकार? मैंने आपको बताया था वृत्ताकार होता है। चलिए आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए सब क्वेश्चन को। में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं की जुड़ी कहानी। मतलब किस में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती के देवी देवताओं की जुड़ी कहानी? पुराणों में,
चाणक्य नीति में या महाभारत में? तो आप सबको पता है महाभारत और पुराण एक ने लिखे थे, व्यास ने। पुराणों में पहले लिख दिया था उसने शिव और पार्वती के और वगैरह के देवी देवताओं की पूजा के बारे में, क्यों महाभारत में भी लिखा। अब आ जाइए फोर्थ, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी बनाए गए। इन चित्रों के रंग कितने साल बाद भी चमकदार हैं? तो आपको बताना है 1500, 2000 या 1300। कितने साल बाद आज भी ये सारे के सारे चित्र चमकदार है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया था 1500 साल बाद भी ये जो गुफाओं में चित्र है वो चमकदार है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कंफर्म करना है आपको, तो चलिए कंफर्म भी कर लेते हैं। कंफर्म करेंगे हम कहाँ पे? कंफर्म यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए चित्रकला में मशालों की रोशनी में बने इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 1500 साल होगा। ठीक, आंसर क्या हो गया? 1500 साल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकाराम, मैंने बताया था कि रचना किस नामक कवि ने की? मैंने बताया था किसने करी? इलंगो, कबीर या फिर कालिदास? तो इलंगो ने करी। इसका आंसर क्या होगा? इलंगो, मैंने आपको बताया था। अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला प्रश्न, एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन कौन एक बड़े गणितज्ञ थे बताइए? तो आर्यभट्ट। कौन थे भाई? आर्यभट्ट, एक बड़े गणितज्ञ, खगोल शास्त्री। दूसरा, में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। इसमें देवी देवताओं की कहानियां मिलती है, मैंने आपको बताया था। होमवर्क हो गया। अब आ जाइए आगे थर्ड, तो संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है किसको? मैंने बताया था वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि को माना जाता है। कुछ मात्राओं का अंतर हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको वाल्मीकि अच्छी तरह से लिखते हैं। चलिए तो क्या होगा? वाल्मीकि, वाल्मीकि ने इसे लिखा। ठीक, अब आ जाइए फोर्थ, और दो तमिल महाकाव्य के बारे में बताइए। ठीक है, तो दो तमिल महाकाव्य, एक तो मैंने आपको सिल्ली दिकाराम बताई दी और एक और महाकाव्य था। तो ये आपका होमवर्क हो गया, हिंट भी दे दी मैंने आपको। तो प्राय सभी के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। किसके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है? मैंने आपको बताया था। ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। सही के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगाना होगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे शिल्पकार हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे शिल्पकारों की जो कुशलता है उसके जो नमूने हैं उसके स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या सत्य है? बताइएगा। होमवर्क मैंने आपको बता रखा है, शिल्पकार के बारे में शुरुआत में बताया था। दूसरा, इमारतों के बारे में बताया था। वेदिका में प्रवेश द्वार नहीं बनाए जाते थे, बताइए। ये भी होमवर्क है आपका। थर्ड, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। क्या सत्य है? पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी? तो ये एकदम सत्य। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। यह सत्य है? मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, बिल्कुल सत्य है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है नवीन या पुराण, बताइए। तो ये आपका होमवर्क होगा। मैंने आपको पुराणों का अर्थ बताया था कि क्या होता है। अब आ जाइए हमका अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है? आपको सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं, सही मिलान करने का प्रयास करेंगे। अब पहला, कॉलम स्तूप की बात करता है। किसकी? स्तूप की। और कॉलम ब, एक तो क्या है कॉलम अ है और एक क्या है कॉलम ब है। देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, ये क्या है? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह है क्या? शिखर, मंडप, गर्भगृह और दक्षिणापात। और ये क्या है? टिला। स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, मंदिरों के लोगों के इकट्ठा होने की जगह और गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। बताइए क्या होगा? स्तूप,
टीला है, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, मंडप है, तो स्तूप के बारे में आपको बता रखा है, होमवर्क है, हो गया आपका। शिखर, शिखर क्या है बताइए, गर्भगृह के ऊपर की लंबाई में निर्माण होता है क्या इनका? मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने की जगह है, शिखर नहीं है, तो आप बताइए, ये भी आपका होमवर्क हो गया। मंडप, मंडप क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये भी होमवर्क हो गया आपका। और गर्भगृह अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और प्रदक्षिण पाथ, ये पूरा का पूरा होमवर्क इस वजह से आपका, क्योंकि ये सब मैंने आपको बता रखा है, तो ये आपको आराम से पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें तो हो गई, ये आपको होमवर्क में करके लाना है, थोड़ा होमवर्क ज्यादा है बट आपको करना होगा। अब आ जाइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वन बाय वन हम इनके उत्तर दे देंगे, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए, दिल्ली का लौह स्तंभ के विषय में बताएं। दिल्ली में लौह स्तंभ है, मैंने आपको बताया था लौह स्तंभ के बारे में, उसके बारे में डिटेल में बताना है। चलिए दिल्ली के लौह स्तंभ पे आ जाते हैं हम। शुरुआत में हमने स्तंभ देखा था, वो कौन सा था, ये रहा, देखिए दिल्ली का लौह स्तंभ। उसके बारे में डिटेल लिखनी है, तो पूरी पूरी डिटेल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिए। क्या डिटेल है? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में एक बड़ा, जैसे एक खड़ा यह लौह स्तंभ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। यहाँ पे कुछ खुदा हुआ, कुछ लिखा हुआ है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का है, जो हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं गुप्त वंश के बारे में। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इस तरह का था, कुतुब मीनार के पास में है, आज तक जंग नहीं लगा। तो ये आपका आंसर हो गया पहले प्रश्न का, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब आ जाइए आपके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, विहार किन्ने या किन के लिए बनाए जाते हैं? तो विहार किन के लिए बनाए जाते हैं भाई, बताइए। विहार किन के लिए? जो आराम करने के लिए, तो आराम करने वाले लोगों के लिए विहार बनाए जाते हैं। आराम के लिए, आराम के लिए, या आप कह सकते हैं किसके लिए, विश्राम के लिए। तो विहार जो है वो विश्राम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं जिसमें कोई संत वगैरह आगे बैठेंगे। और वो कहाँ पे, अजंता की गुफाएं बताई थी ना मैंने आपको, जिसमें चित्र आपको दिखे हैं अजंता की चित्र, गुफाओं में ही है। अब स्तूप किस तरह बनाए जाते हैं बताइए, मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। मैंने आपको बताया है कि भाई स्तूप किस तरह बनाए जाते हैं, अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब आ जाइए फोर्थ, अजंता गुफाओं में की गई चित्रकला के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अजंता में जो चित्रकला है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। चलिए आ जाइए देखते हैं अजंता के बारे में। ये देखिए अजंता का चित्र आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे अजंता की गुफाओं के बारे में ही बताना है। तो देखिए, तो ये अजंता जो है ना, ये वह जगह है जहाँ पे सैकड़ों सालों से कई गुफाएं खोदी गई है। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार है। इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार है, जिनमें वो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के अंदर अंधेरा होता ही होता है। क्या होता है कि जो गुफाएं हैं उनके अंदर अंधेरा होता है। तो ये चित्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताइए आप, ये गुफाएं बनाई तो उनके अंदर ही अंदर उन्होंने चित्र बनाया, तो अंधेरे में कैसे बनाएंगे? उस समय बिजली तो थी नहीं, तो उन्होंने मशाल का इस्तेमाल किया, और मशाल का इस्तेमाल करके उन्होंने रोशनी वहां पे लिया है। इन चित्रों के रंग जो है वो 1500 साल बाद भी चमकदार है, और ये रंग पौधों खनिजों वगैरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अजंता की गुफाओं का आंसर, ठीक है। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, शिल्प दिकारम के बारे में बताइए। इसके बारे में, शिल्प दिकारम के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या शिल्प दिकारम के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं तो बताइए क्या है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में, इसका हमने एक कहानी भी पढ़ी थी। ये देखिए शिल्प का दिकारम के बारे में, यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
शिल्पधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी। वह पुअर में रहता था, अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखिए इस तरह से जो है वो वहां पे उससे प्रेम करने लग गया। अब बाद में वह और कनगी वह छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्या राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलेन पर चोरी का आरोप लगा, झूठा आरोप लगा, उन्हें जो है प्राणदंड दे दिया। क्या दिया? प्राणदंड दे दिया। अब कनगी जो है उसके प्रेम में थी तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, दुख में चली गई। उन्होंने क्या किया, जो मदुरै शहर है उसको तबाह कर दिया। ठीक है, और ये शिल्पधिकारम की एक वर्णन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, किस तरह से कन्नगी ने अपना दुख यहाँ पे दिया है। तो आप ये लिख सकते हैं पूरा का पूरा काव्य। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 5th क्वेश्चन का। चलिए हमें आंसर मिल गया पुस्तकों की दुनिया में। अब आ जाइए क्रियाकलाप। हमारे सारे क्वेश्चन तो हो गए, अब हम क्रियाकलाप को भी एक बार देख लेते हैं, कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। क्या बनाओ? सुझावों की एक सूची बनाओ। तो इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, ये सब के लिए आप सूची बना सकते हैं। जिस तरह से स्तंभों के बारे में और स्तूपों के बारे में मैंने बताया, उसकी आप एक सूची तैयार कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप इसी वजह से दिए गए ताकि आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानकारी मिले। तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा, कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाइए। आप जानते हैं आजकल कागज का उपयोग कहाँ नहीं होता। आप पेपर देने जाएंगे कहीं पे, वहां पे भी कागज का उपयोग होगा। आप कुछ लिखेंगे कागज पे ही लिखेंगे। ठीक है, हर चीज आप किताब होगी कागज पे आएगी। और कागज भी किससे? लकड़ी से बनता है। लकड़ी तो हर जगह है, पेड़ पौधों की जरूरत है। तो इससे पता लगता है कागज की हर जगह कितनी सारी चीजें बनी हुई है, बहुत सारी चीजें। आपने पोस्टर देखे होंगे, आपने कई सारे जो है होर्डिंग्स देखे होंगे, तो सबके सब क्या है? कागज से बने हुए। और कागज की लुगदी चाइना से आई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए तीसरा, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे? बताइए। आप चाइना जाना चाहेंगे, कहाँ जाएंगे? अजंता की गुफाओं को देखेंगे। तो आप जिस भी चीज को देखेंगे उसका आप खुद चयन कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और जो मैंने अभी आपको कागज के बारे में बताया, तो कागज चाइना से तो आया था और उसके साथ साथ उसकी और भी चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी है। तो उन चीजों के बारे में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कागज जो है बहुत ज्यादा जरूरी था, ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया। इस तरह से तीनों के तीनों क्रियाकलाप भी हम देख चुके। तो हमने हमारा चैप्टर अब तो कंप्लीट कर लिया है। बस कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आप करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ये दूसरा, चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड घ सेक्शन का, फिर घ सेक्शन का ये आपको पूरा मिलान करना है। इसमें आपको बताना है टीला, शिखर वगैरह किस तरह से बताए हुए हैं। और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स में आपको स्तूपों के बारे में भी डिटेल में बताना है। तो स्तूपों के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बताया है वो यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे ये ऐड कर लीजिए। आराम के लिए तो है ही सही, मगर साथ ही साथ किसके लिए है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे क्लोज होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।